अस्सलाम वालेकुम। होमवर्क दिया था कल एक, दुरूद शरीफ पढ़ने। एक सवाल कहा था मैंने और करना था यार, सवाल किया करें, होमवर्क किया करें, सारे बच्चे किया होगा ट्राई। बहुत डिफरेंट सवाल था, लेकिन इस तरह के सवालों का ना मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं आप ये चीज बता दूंगा ये सवाल हो जाएंगे। है ये कॉन्सेप्चुअल, सारी डिस्कशन सब कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन थी, और उसको आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो उनको गहराई से सोचना होगा। की है ट्राई। ऑटम 22 क्वेश्चन नंबर 3। एक सवाल में एरर ही कह सकता हूं मैं, सवाल वाले ने मुझे लगता है ये कि उससे बनाते हुए एक गलती हो गई है, वो आर्स और यूनिट्स का रिलेशन नहीं बता पाया। ये सवाल में गलती है, लेकिन खैर अगर ऐसे मुश्किल में पड़ जाएं तो आप अज्यूम कर लें, और उस अज्यूम जो किया हुआ होगा उसके मुताबिक आंसर मार्क होगा। तो इसमें इस अजम्पशन पे सवाल हुआ है। मुझे लगता है उसने लिखना चाह रहा था लेकिन मिस हो गया उससे, कि एक यूनिट के लिए एक मशीन आर, तो वो लिखने में मिस हो गया, वरना इसका बनता था आंसर जिस हिसाब से हुआ है कि यकीनन ये एक यूनिट के लिए एक मशीन आर होगा। जैसे वो जो ऑटम 20 किया था उसमें एक यूनिट के लिए 6 घंटे थे ना, तो इसमें एक होगा यकीनन। फिक्स्ड OAR का फार्मूला क्या होता है? अच्छा, वो कुछ बच्चे पूछते हैं बाद में अलग से भी, तो मुझे खुद भी अंदाजा है। ओवरहेड्स को लेके कंफ्यूजन मची हुई है अभी। मैं एक ट्राई करता हूं और वेरियंस में इस पे दोबारा बात करूंगा। बजटेड, अप्लाइड और एक्चुअल, इनमें फर्क क्या है? ये कंफ्यूजिंग बात है। एक मिसाल बताता हूं, अगर काम की लगे तो शायद अंडरस्टैंडिंग बनने में हेल्प हो। लिखने वाली नहीं, सुनने वाली है, नहीं काम की लगे तो इग्नोर कर देना। मैच के शुरू में, क्रिकेट मैच की मिसाल दे लूं ना। क्रिकेट मैच शुरू होना था अभी T20, और टीम प्लान कर रही थी कि हम 20 ओवर में 180 रन बना लेंगे, और 180 रन बनाने का मतलब है कि 15, स्ट्राइक रेट 9 का, सर 9 का स्ट्राइक रेट, 9 का। अब ये जो उन्होंने मैच के शुरू में प्लान किया था कि हम 9 पर ओवर के हिसाब से 20 ओवर में 180 रन बनाएंगे। ये जो 180 है ये बजट समझ लें। मैच हुआ, 15 ओवर की इनिंग हुई और बारिश से वो इनिंग रोक दी। इन 15 ओवर में टीम ने एक्चुअली 145 स्कोर कर लिया। बजट 180, एक्चुअली 15 ओवर हुए और टीम ने एक्चुअली 145 स्कोर कर लिया। ये एक्चुअल हो गया। शुरू में जब बजट बनाया था तो क्या रेट पर ओवर प्लान किया था? अगर उसी 9 पर ओवर के हिसाब से चलते तो जो 15 ओवर हुए उनमें 9 के हिसाब से कितना स्कोर होना चाहिए था? ये अप्लाइड का कॉन्सेप्ट है। बजट है स्टार्ट में जो टोटल का सोचा था, एक्चुअल है जो असल में हुआ। अप्लाइड ये है कि जितना असल में काम हुआ उसके लिए इनिशियल जो रेट सोचा था उसके मुताबिक क्या होना चाहिए था। मुझे नहीं लगा मैंने अच्छी मिसाल दी है। समझ आ गई तो ठीक है, मुझे वैसे पसंद नहीं आई, मिसाल चेंज करता हूं। एक बिजनेस ने साल के शुरू में बजट बनाया था कि इस साल में टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स 1 मिलियन होंगे, और साथ यह भी सोचा था कि एक यूनिट बनाने पे हमारा फिक्स्ड OAR
₹100 आया करेगा। तो 1 मिलियन का बजट सोचा था टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स का, और साथ ये भी साल के शुरू में ही प्लान किया था कि 1 यूनिट बना करेगा तो ₹100 का OAR फिक्स्ड ओवरहेड्स आया करेंगे। तो ये जो टोटल 1 मिलियन सोचा था ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, साल एंड हुआ और एक्चुअली 8.5 लाख रुपए 850,000 फिक्स्ड ओवरहेड्स आए। 1 मिलियन क्या है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, 850,000 एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। वो जो ₹100 पर यूनिट सोचा था, जो साल एंड हुआ, इस साल में 8,000 यूनिट्स बनाए। OAR जो सोचा था, इन 8,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने फिक्स्ड ओवरहेड्स होने चाहिए थे? 8,000 इंटू 100, 8 लाख। लेकिन एक्चुअली हुए कितने? 850। ये एक्चुअल है। 8 लाख अप्लाइड और 850 एक्चुअल। दोबारा, साल के शुरू में टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स का अंदाजा लगाना कितने होंगे? ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। साल एंड हो गया, एक्चुअली कितने हुए? ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स है। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स ये हैं कि जितना काम एक्चुअली हुआ OAR के मुताबिक उतने काम के लिए कितने फिक्स्ड ओवरहेड्स होने चाहिए थे। दोबारा, जितना एक्चुअली काम हुआ OAR के मुताबिक उतने एक्चुअल काम के लिए कितने फिक्स्ड ओवरहेड्स होने चाहिए थे। ये अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं। अब भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। पक्की बात। फिक्स्ड OAR का फार्मूला टोटल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय आर्स हैं, यूनिट्स हैं, जो भी हैं, तो बजटेड आर्स कह लेता हूं चलें, या बजटेड या उसकी जगह नॉर्मल। ये OAR का फार्मूला है। अप्लाइड, ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑटम 22 जिन्होंने किया था, जिन्होंने किन्होंने है किन्होंने किया सवाल ऑटम 22? बस नहीं, हाथ पूरा नहीं उठ पा रहा है तो बाकियों ने क्यों नहीं किया? चले, यकीन उनको मौत ही पड़ी होगी तो नहीं किया होगा। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स का फार्मूला। अच्छा, ये दोबारा नोट क्या कर रहे हैं? तो सब नोटेड है, मैं क्या नोट करेंगे इसमें दोबारा? अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स का फार्मूला OAR इनटू, अगर ये अच्छा, ये जो फार्मूला है ना OAR पर आर इनटू एक्चुअल आर्स, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जब हम वेरिएंस पढ़ेंगे तो। और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स का फार्मूला अरे तो वैसे टोटल फॉर द ईयर होंगे, इनका फार्मूला कोई नहीं है, तो सबको ऐड करके ही आना है। और ये होगा अंडर या ओवर अप्लाइड। अच्छा, वो ना, वो ऑनलाइन के जो ग्रुप्स हैं उसमें कुछ बच्चों के मैसेजेस से मुझे लगा, मैं दोबारा बता देता हूं। अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है, इसकी ब्रैकेट की टेंशन ना लें आप लोग, कि ब्रैकेट है तो अंडर अप्लाइड है या ब्रैकेट है तो ओवर अप्लाइड है। अंडर ओवर अप्लाइड का मतलब यह है कि अगर अप्लाइड एक्चुअल से ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड है, अप्लाइड एक्चुअल से कम है तो अंडर अप्लाइड है। अब वो लिख के दिखाने वाले की मर्जी है वो ब्रैकेट किसके साथ लगाता है। अप्लाइड कम है तो ये अंडर अप्लाइड है, अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड है। ब्रैकेट से नहीं फैसला होना अंडर ओवर का,
वो सवाल वाले ने अगर लिखा हुआ है अंडर ओवर तो वो उसकी मर्जी है, वो ब्रैकेट किसके साथ लगा रहा है। अब आते हैं सवाल की रिक्वायरमेंट पे। सवाल वाले ने प्रीवियस ईयर का डाटा दिया पहले पैराग्राफ में 45,000 मशीन आवर्स, ये नॉर्मल कैपेसिटी है या टोटल है? 45,000 नॉर्मल है या फुल कैपेसिटी? तो वो तो कहा फुल कैपेसिटी का 90%। तो वो जो फुल कैपेसिटी का 90% है ये वो है 45,000, यानी उन्होंने फुल कैपेसिटी का ऑलरेडी 90% कर दिया। जैसे ऑटम 20 में फुल कैपेसिटी दी हुई थी 82,500, उसका हमें खुद 82% करना पड़ा था, ये उसने बता दिया 45,000। तो नॉर्मल आवर्स 45,000 है और पहले टेबल के अंदर पिछले साल का उसने डाटा दिया हुआ है। जो लोग लेट आए हैं या होश में लेट आए हैं, मैंने कहा इस सवाल में गलती है, इसमें आवर्स और यूनिट्स का आप इसका रिश्ता बताना चाहिए था, नहीं बताया। अजम्पशन ले लेते हैं कि एक यूनिट के लिए एक मशीन आवर। अब इस अजम्पशन पे आगे चल रहे हैं। सवाल का पार्ट बी का स्टाइल रिक्वायरमेंट का कुछ वैसा सा ही है कि जैसे ऑटम 20 का पार्ट ए किया था। पिछले साल का डाटा दिया हुआ है, अंडर अप्लाइड दिए हुए हैं और बजटेड भी पूछे हैं और एक्चुअल भी पूछे हैं, इसी तरह इस साल के भी पूछे हैं। तो रिक्वायरमेंट कुछ मिलती जुलती सी है। अच्छा, डाटा क्या है जी? पहले पैराग्राफ में कोई अंग्रेजी का मसला जिन्होंने भी किया है? पहले पैराग्राफ में कोई अंग्रेजी की तकलीफ? मुझे वो बच्चे बता रहे हैं कि नीचे, हाँ भाई, नीचे वाली क्लास में से पूछना है किसी ने कुछ? नीचे है भाई, ये सारे लोग ऊपर तो नहीं आए भाई यार, ये भी रीना चलता अब तो नेटफ्लिक्स चल जाएगा, प्राइम वीडियो और यूट्यूब और यार ये कैसे ऑन होगा भाई? नेटफ्लिक्स ही नहीं लगा देना, मैं नीचे वाली क्लास। अच्छा चलें, ठीक है, बात सुने। पहले पैराग्राफ इधर मैं इधर हूं। पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में जिन्होंने किया है, कोई एतराज परेशानी? प्रायर ईयर, करंट ईयर, ये क्या फर्क है दोनों में? कौन सा प्रायर, कौन सा? मतलब इसमें 2 साल है सवाल में, क्योंकि रिक्वायरमेंट में भी ये पूछा हुआ था कि फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअल और बजटेड, प्रायर ईयर के भी बताने और करंट ईयर के भी बताने हैं। तो 2 साल है, करंट है, एक प्रायर है। चलो 22 कह लें करंट और प्रायर कह लें 2021। तो ऊपर वाले टेबल में 2021 का डाटा दिया हुआ है, इधर मेरी तरफ 21 का डाटा दिया हुआ है। उसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है, ये वही बात है जो ऑटम 20 वाले में समझ आई थी कि जो 2021 के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं उन्हीं को 2022 का बजटेड मान लिया जाता है। ये पैराग्राफ टेबल के नीचे वाला, जिनको 21 लिखा नजर नहीं आ रहा, 21 नहीं लिखा हुआ, मैंने वैसे ही प्रायर ईयर को 21 कह दिया और करंट ईयर को 22 कह दिया। टेबल के नीचे वाला पैराग्राफ, ओके। अब ये जो 3 पॉइंट्स है ना, रिक्वायरमेंट ए,
रिक्वायरमेंट ए में ये कहा हुआ है फॉर ईच ऑफ द अबव इवेंट्स, यानी ऊपर में से हर एक के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन कि क्या ये अंडर अप्लाइड बताएं, क्या रिजल्ट क्या यार टेंशन डाल दी बोल। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का टेस्ट अगला, ये होता है जुम्मा हफ्ता जब भी होता है? नहीं मिक्स नहीं, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन सादा, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का टेस्ट जो भी देते हैं लोग टेस्ट, तो अभी जुम्मे को मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन का टेस्ट। कल FAR1 और FAR2 के लिए भी आना मुनीब, कल FAR1 FAR2 के लिए याद से, कल मतलब टुमारो FAR1 और FAR2 की क्लास में भी आ जाना मंडे का टेस्ट बताने के लिए। रिक्वायरमेंट ए फॉर ईच ऑफ द अबव इवेंट्स, ये जो पॉइंट 1 2 3 बताए हुए हैं इन तीनों में से हर एक के बारे में बताना है। क्या बताना है? ब्रीफली एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन वेदर क्या इनकी वजह से अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स बन जाएंगे या ओवर अप्लाइड बन जाएंगे, इनमें से हर एक के लिए अलग अलग बताना है। और हर एक के लिए अलग अलग इंडिपेंडेंटली बताने का मतलब है कि जब पॉइंट 2 का आंसर कर रहे हो तो पॉइंट 1 और 3 को इग्नोर करें, जब पॉइंट 3 का आंसर कर रहे हो तो पॉइंट 1 और 2 को इग्नोर करें, और जब पॉइंट 1 का आंसर कर रहे हो तो पॉइंट 2 और 3 को इग्नोर करें। ये रिक्वायरमेंट ए का मतलब है। रिक्वायरमेंट जिन्होंने भी किया है, रिक्वायरमेंट ए की अंग्रेजी में कोई एतराज परेशानी तकलीफ? हाँ जी, रिक्वायरमेंट ए की वर्डिंग ना समझ आई हो किसी को? अब इसको करना कैसे है? हमने हर एक को देखना है कि इस फार्मूले पे वो कहां क्या इफेक्ट डालेगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि अंडर अप्लाइड आएगा या ओवर अप्लाइड, इस एक की वजह से। तो इसका मतलब है इस फार्मूले पे गौर करना है ना कि जो आइटम बताई हुई है उनका इन पे कहां असर पड़ रहा है। अगर किसी की वजह से ये बढ़ रहा हुआ, ये बढ़ रहा हुआ, तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से अंडर अप्लाइड हो जाने हैं। किसी वजह से ये बढ़ रहा हुआ, तो इस तरह से, क्योंकि आपसे अंडर ओवर अप्लाइड पे असर पूछा है तो उसका रिलेशन सामने नजर आएगा तो असर बताएंगे ना, है ना। पॉइंट नंबर 2 बताता हूं, पहले ये आसान है। गवर्नमेंट ने बिजली महंगी कर दी, उससे बिजली का बिल ज्यादा आ गया। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है, बजटेड फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है? एक्चुअल, यानी पॉइंट नंबर 2 में क्या पता चल रहा है कि ये ज्यादा आ गया, तो फिर अंडर अप्लाइड। पॉइंट 2। पॉइंट 3 का उन्होंने आंसर किया अलग अलग है। वैसे मैं इसको सॉल्व करता तो मैं तो उस वक्त नेट ही करता, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन है ये। पॉइंट 3 में ये हुआ है कि मशीन का ब्रेकडाउन होने की वजह से एक्स्ट्रा हमें रिपेयर पे 3 मिलियन खर्च करना पड़ गया, और इन तीनों पॉइंट्स ऊपर लिखा हुआ था कि नहीं, पॉइंट 3 में यह हुआ कि प्लांट की रिपेयर पे 3 मिलियन खर्च करना पड़ गया, तो एक्चुअल ज्यादा आ गए, मतलब एक्स्ट्रा 3 मिलियन खर्च करना पड़ा। एक्स्ट्रा ना सही बेशक, ये मसाइल तभी बताए जा रहे हैं ना कि अगर ये कुछ ऐसा हुआ जो सोचा नहीं था, इनका कॉन्टेक्स्ट ऐसे ही है कि ये कुछ ऐसा हुआ है जो सोचा नहीं था, प्लान नहीं किया था, तो रिपेयर कॉस्ट पे खर्चा करना पड़ गया, तो उससे एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा और अंडर अप्लाइड। आल्दो उसको आईकैप के सॉल्यूशन में 3 मिलियन को अलग से बताया हुआ है, 2.8 को इसका उलट अलग से बताया हुआ है, लेकिन मैं इसको अगर स्टूडेंट बन के सोचूं तो मैं इसका नेट आंसर ही समझता हूं कि 3 मिलियन खर्च हुआ लेकिन 2.8 रिकवर हो गया, तो नेट 2 लाख हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस बना। तो 2 लाख एक्स्ट्रा एक्सपेंस बनने से 2 लाख से अंडर या ओवर, अंडर अप्लाइड एफओएच हो जाने थे। ये है पॉइंट 2 और 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 का आंसर यह बनना चाहिए कि जितना हमने प्लान किया हुआ था
उससे बहुत ज्यादा काम हो गया, यानी बजटेड आवर्स जो सोचे थे एक्चुअल आवर्स उससे ज्यादा हो गए। तो ओएआर तो इनके हिसाब से निकाला हुआ था, मल्टीप्लाई वो ज्यादा वाले आवर्स से हो गया, तो क्या फर्क पड़ेगा इस पे? अप्लाइड ज्यादा आ जाएगा ना, क्योंकि ये काम ज्यादा, असल में ज्यादा यूनिट्स बन गए, मतलब ज्यादा आवर्स काम हो गया। तो वो जो ओएआर निकाला हुआ था, देखें अगर ये ना 2 मिलियन हो, ऐसी खुद ही फिगर्स बना रहा हूं, और ये 10,000 हो, तो आंसर आ जाएगा 200। 10,000 ही काम हुआ, बजटेड थे 10,000 घंटे, एक्चुअली भी 10,000 घंटे हों तो मल्टीप्लाई करके आंसर वापस 2 मिलियन आ जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअली 15,000 घंटे काम हो गया तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो ज्यादा आ जाएगा ना। तो पहले पॉइंट का मतलब है कि जो हमने सोचा था अनएक्सपेक्टेड है, यानी सोच से ज्यादा है, ज्यादा डिमांड आ गई जिसकी वजह से हमने ज्यादा प्रोडक्शन की, तो ज्यादा प्रोडक्शन की होगी तो फिर आवर्स भी तो ज्यादा लगे होंगे। तो एक्चुअल आवर्स जिस बेस पे ओएआर बनाया गया था, असल में आवर्स ज्यादा लग गए, तो उससे अप्लाइड ज्यादा हो जाएगा और ओवर अप्लाइड आ जाएगा। इसी का दूसरा सेंटेंस, फैक्ट्री के वर्कर्स को चूंकि ज्यादा काम लिया तो उनको ओवर टाइम देना पड़ा, तो ये तो डायरेक्ट लेबर है। फैक्ट्री के वर्कर्स को पैसा दिया है तो ये तो डायरेक्ट लेबर है, तो ये तो एफओएच नहीं है, बात तो एफओएच की हो रही थी। तो इसलिए ये जो फैक्ट्री के वर्कर्स की वेजेस हैं ये डायरेक्ट लेबर है, ये एफओएच नहीं है, इसलिए इसका इस पे कोई इंपैक्ट नहीं है। ये पार्ट ए है। जो लोग भी जाग रहे हैं, पार्ट ए ओके। पार्ट बी, प्रायर ईयर ओएआर भी दिया हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन जो कि अज्यूम कर लिया, एक्चुअल आवर्स भी दिए हुए हैं, तो अप्लाइड निकल आएगा, अंडर ओवर अप्लाइड से एक्चुअल निकल आएगा, और ओएआर भी दिया हुआ है, नॉर्मल आवर्स भी दिए हुए हैं, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स भी निकल आएंगे। बिल्कुल वही काम है जो उस दिन वाले सवाल में किया था, अंडर ओवर अप्लाइड है, एक्चुअल आवर्स हैं, तो अंडर ओवर अप्लाइड और एक्चुअल आवर्स से अप्लाइड निकल आएगा, सॉरी एक्चुअल आवर्स और ओएआर से अप्लाइड आ जाएगा, अंडर अप्लाइड दिए हुए हैं, इससे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स निकल आएंगे। और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे निकलेंगे? ओएआर के फार्मूले से रिवर्स चल के, ये 200 है, ये 45,000 है, तो मल्टीप्लाई करके बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स आ जाएंगे। और जो बजटेड अगले साल के निकलेंगे वो वही होंगे जो पिछले के एक्चुअल थे। और करंट के एक्चुअल कैसे निकलेंगे? जो हमने साल के शुरू में बजट किए होंगे उनमें ये चेंजेस हो गई हैं, तो ये ऐड करेंगे तो एक्चुअल बन जाएंगे। क्योंकि यही तो बताएं कि ये मसाइल आ गए हैं, और रिक्वायरमेंट में भी लिखा हुआ है कि अगर बस यही हो जो हमने ऊपर बताए हैं तो एक्चुअल कितने हैं, तो बजटेड में इनको शामिल कर लें तो एक्चुअल बन जाएंगे। ये था जी ऑटम 22 का क्वेश्चन 3। कल एक सवाल लिखवाया था और मुझे लग रहा है, नीचे आवाज आ रही है मेरे रूम में? हाथ ला के, कैमरे की तरफ देख के हाथ ला दे। चल ठीक है। और नीचे से कुछ सवाल ही नहीं पूछता यार। वो मुझे कहा है कि इधर माइक है नीचे, इधर देखो आगे कहीं पड़ा होगा, पूछना हो किसी ने तो पूछ लिया करें। चलो नहीं पूछना तो ना सही, जबरदस्ती नहीं है, कोई बात नहीं। इमरान नीचे रूम में ना वो चेक भी कर लेना कि माइक है इनके पास, आवाज ऊपर आ रही है कि नहीं। कल सवाल लिखवाया था मैंने एक, और मैं ना सुबह वाली क्लास में सवाल लिखवा रहा था तो मुझे लग रहा है शायद कोई एक फिगर मैंने गलत बता दी है। मैं चेक कर रहा था तो आपको फिगर्स देख लें, कोई गलती ना लिख ली हो। मैंने ओपनिंग फिनिश गुड्स बताई हैं 6,000 यूनिट्स। कल सवाल लिखवाया था ना, उसका डाटा बता रहा हूं, चेक कर लें, फिगर्स ठीक बताई हैं मैंने। फिनिश गुड्स के यूनिट्स बताए थे मैंने, ओपनिंग 6,000,
उनकी टोटल कॉस्ट बताई थी 300,000, जिसमें 20% फिक्स्ड थे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बताए थे मैंने 3000 यूनिट्स, जो कि 70% कंप्लीट थे, और उनकी मैंने कॉस्ट बताई थी। अच्छा, ये जो मटेरियल मैंने बोला था ना, वो एक्चुअली P1 कह लें उसको, मतलब P1 मटेरियल एक जैसी इज्जत ही होती है, इसलिए खैर है, मटेरियल भी ठीक है। मतलब ये आखिरी प्रोसेस था, क्योंकि उसके बाद फिनिश गुड्स बनी है, तो ये कोई प्रोसेस 2-3 वगैरह में से था। तो 30,000 यूनिट्स थे और 6,60,000 यानी 660,000 उसकी कॉस्ट थी, ऐसे ही है। और वेरिएबल कन्वर्जन मैंने बताई थी 4,99950, और फिक्स्ड कन्वर्जन क्या बताई थी है? अच्छा, सॉरी, वो मैंने अगली बात तो छोड़ ही दी थी। हाँ, पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट बताता हूं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल या P1 कह लें 60,000 था, वेरिएबल कन्वर्जन 45,000 थी, और फिक्स्ड कन्वर्जन 25,000। चलें ठीक है। करंट पीरियड कॉस्ट 660,000, 6,60,000 ये मटेरियल था, मटेरियल P1 कुछ भी कर लें, और यूनिट थे ये 30,000। वेरिएबल कन्वर्जन 4,99950, और फिक्स कन्वर्जन 9,990। अच्छा ठीक है, इसमें गड़बड़ की थी मैंने, ठीक है। और क्लोजिंग फिनिश गुड्स बताई थी 4,000 यूनिट्स, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बताया था 2,400 यूनिट्स, 75% कंप्लीट। और सेल प्राइस पर यूनिट 80, और सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट 2.5 लाख, इसमें 40% वेरिएबल थे, और FIFO मेथड था, नॉर्मल लॉस 0 था। बस इतना ही था। हाँ, तो एक और चीज हो गया ना, आउटपुट लिखें। आउटपुट सवाल ही कर लिया, मैं तो आउटपुट ही नहीं बताया। हाँ ठीक है, चलो ठीक है सब। आउटपुट 30,350, 30,350 यूनिट्स, 350 यूनिट्स। और बस इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, मार्जिनल से भी, एब्जॉर्प्शन से भी, और दोनों प्रॉफिट्स की रिकंसिलिएशन भी रिक्वायर्ड है। अच्छा, कल जो मैं आपको बता रहा था, पॉइंट्स जो बता रहा था, उनमें आपको कहा था कि COGM कैसे बनेगी, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। आप ऐसा करें, वहां लिख लें, स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन ही बनानी पड़ेगी में पूरी, क्योंकि अगर रिकंसिलिएशन भी हुई ना सवाल में, तो फिर स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन भी बनानी पड़ जानी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस भी चाहिए होगी, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी चाहिए होगी। नहीं, काट नहीं दें, वही जो मैंने 4.5 पॉइंट लिखवाए थे, उनमें आप एक बात ये लिख लें कि वर्किंग में हमें स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन ही बनानी पड़ जाएगी। वर्किंग में स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन ही पूरी बनानी पड़ेगी, यानी प्रॉपर प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल होगा, और होगा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के स्टाइल में। इनकम स्टेटमेंट बनानी है मार्जिनल की, एब्जॉर्प्शन की, और 2 पेज 2.5 पेज, अब तो पता लग ही गया, 2 में ही आ जाएगा शायद, 1.5 में। चले जितने भी आ जाएंगे, 2 इनकम स्टेटमेंट बनानी है, 1 रिकंसिलिएशन बनानी है, उसके पेज छोड़ के वर्किंग पे आ जाते हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना पड़ेगा दोनों का, फिनिश गुड्स वाला भी, और प्रोसेस का सवाल है इसलिए वर्क इन प्रोसेस वाला भी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3,000, इनपुट या अगर आखिरी प्रोसेस है तो ट्रांसफर होगा 30,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2,400,
और आउटपुट दिया है इसलिए एक लाइन छोड़ लेते हैं। नॉर्मल लॉस था कोई नहीं, कितना है 30, 350। तो एबनॉर्मल लॉस होगा 250। और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल है इसलिए फिनिश गुड्स का भी बनाएं। ओपनिंग कितने, 6000। प्रोडक्शन कितनी, यही है ना प्रोडक्शन, ये जो प्रोसेस का आउटपुट है यही तो गुड्स बन रही हैं, तो ये हो गई प्रोडक्शन। और क्या पता है, क्लोजिंग पता है 4000, तो इसका मतलब है कि ये बनाने से हमें सेल पता चल रही है 32350। ये क्वांटिटीज क्या है, यहां तक। अब इसके बाद हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट तो ईपी के बगैर नहीं बना सकेंगे, तो इसलिए ईपी बना लेते हैं। पहला प्रोसेस है तो मटेरियल कह लें, अगला है तो P1 कह लें। FIFO या वेटेड एवरेज, FIFO। तो फिर ओपनिंग स्टॉक आएगा इधर 3000 यूनिट्स और कन्वर्जन 30%, 900। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 30,350 में से ओपनिंग निकाल दें तो 27,350 और ये दोनों कॉलम्स में पूरे आ जाएंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2400, मटेरियल के एतबार से पूरा और कन्वर्जन 75, 2400 और 1800। अच्छा, कन्वर्जन तो मैंने दो अलग अलग नहीं कहा था, फिक्स्ड अलग वेरिएबल अलग।
वो तो कॉस्ट पर यूनिट में अलग करेंगे ना, डिनोमिनेटर तो कन्वर्जन का है। कुछ सोच तो ये रहा था वैसे, है ना? एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कोई नहीं पता कितने परसेंट कंप्लीट, तो फिर पूरा ही है 250 यहां भी, 250 यहां भी। तीस हजार और 30,300। अरे ये तो आंखें बंद करके भी वर्किंग कर लेंगे, जल्दी करें। आंखें खोल के नोट करना वैसे। अब आगे कॉस्ट पर यूनिट। ये हमें कन्वर्जन के अब दो टुकड़े करने पड़ेंगे, वेरिएबल अलग और फिक्स्ड अलग। अच्छा, अगर सवाल में डायरेक्ट लेबर भी दिया होता, एफओएच दिया होता, तो फिर लेबर और वेरिएबल एफओएच को मिला के हम ये कहते, और फिक्स्ड एफओएच ये होता। फाइफो है तो सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट आएगी, $660, 49995, 99990। नॉर्मल लॉस की रिकवरी कोई नहीं है, नॉर्मल लॉस ही कोई नहीं है। ये बन गया 30 और ये हो गया 3300 और 3300। क्योंकि कन्वर्जन फिक्स्ड है या कन्वर्जन वेरिएबल है, यूनिट्स तो वही आएंगे ना कन्वर्जन वाले, तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 22, 16.5 और 3.3। कॉस्ट पर यूनिट में बताया था आपको कि एक तो प्रोसेस कॉस्टिंग की तरह ही होगी, लेकिन कन्वर्जन के दो टुकड़े करने पड़ेंगे, और फिर इन्हीं फिगर्स को मार्जिन अब्जॉर्प्शन के स्टाइल पे भी ले आना। लेकिन उसमें भी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप दोबारा से कॉस्ट पर यूनिट लिखें, लेकिन उसको उस स्टाइल पे लिखने की बजाय ना थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, उस स्टाइल पे लिख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में काम आएगी ये बात, इसलिए बता रहा हूं। इस स्टाइल पे कर लें बेशक, जैसे मैं करने लगा हूं। कन्वर्जन वेरिएबल और कन्वर्जन फिक्स्ड, 22, 16.5, 16.5, कुछ नहीं, और 3.3। और एक और काम, ये कितना, 19.8, 38.5,
41.8। ऐसा करने से ना फायदा हो जाएगा। अभी मैं जब स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाऊंगा ना तो उसमें आप देखेंगे फायदा होगा। कन्वर्जन का मैंने अलग ग्रुपिंग कर ली और मार्जिनल अलग और एब्जॉर्प्शन अलग निकाल ली। प्रोसेस की तरह सॉल्व किया लेकिन उसको मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के मुताबिक रीशक्ल कर दिया। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाता हूं। हाँ भाई, नोटेड। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ये अब आपको ना दो बनानी पड़ेगी, मार्जिनल के लिए अलग और एब्जॉर्प्शन के लिए अलग, क्योंकि सवाल हम दोनों का सॉल्व कर रहे हैं। मार्जिनल बनाता हूं। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, जी 5O है तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में पहले बीडी मार्जिनल से कर रहे हैं हम सवाल, तो फिर 60 के साथ 45 लेंगे, 25 नहीं लेंगे। 60 45 कहां से आ गया? ये जो आपको मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का डाटा बताया ना, मार्जिनल का सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो उस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में 25,000 नहीं करेंगे ऐड, वो तो फिक्स्ड एफओएच वाला है, तो उसको छोड़ के कितना बना? 105। और मजीद इस महीने काम हुआ कन्वर्जन पे 900 इंटू मार्जिनल का सवाल कर रहे हैं, तो ये या ये 16 क्या पूछ रहे हैं आप? ओपनिंग को एब्जॉर्प्शन पे बनाया और क्लोजिंग को मार्जिनल पे करना हो? नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। या तो एब्जॉर्प्शन फॉलो होती है, मार्जिनल फॉलो होती है। नहीं, तो ऐसे हो गया ना कि शुरू FAR1 का पेपर करें, खत्म करते करते कॉस्ट हो गया हो तो 14850 और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड चलो अगर सवाल में से मैं काम का सवाल बनाऊं तो IS 8 FAR1, जो लोग अभी FAR1 पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं है ये बात।
आप तो पुराने हैं FR1 के तो तो यार पहले कौन सा आपको यहाँ पर सब हाजी साहब कहते हैं, कोई बात नहीं, बेइज्जती हो जाएगी तो उसमें इससे कौन सी बात। टू सेवन मार्जिनल का सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो ये 38.5 105297.5 तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स बन गई 112825। मार्जिनल से सवाल सॉल्व हो रहा है इसलिए पर यूनिट कॉस्ट मार्जिनल वाली ली है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 2400 मार्जिनल से सवाल सॉल्व हो रहा है इसलिए रेट 22 ये तो खैर 22 ही आना था। 1800 पे ये या ये 16.5 52802970 तो ये बन गया 82500 और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस ये मुकम्मल ही है 38.5 9625 ये है जी मार्जिनल की स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन। इसको नोट करें फिर मैं इसी को मिटा के इसी जगह एब्जॉर्प्शन बनाता हूं। हैं मजाक कर रहा हूं यार, मेरा बच्चा है, मेरा प्यारा बच्चा है, उसमें प्यारा बच्चा है यार। आपको बुरा लगा है मेरे मजाक से हैं? इतनी अगर शर्म आती होती तो पहले पास हो जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में होता तो मेरे ख्याल में 15-16 नंबर का होता बस। चलो 18 कर लें, इससे ज्यादा का नहीं है ये। चलो 47 नंबर कर लें बस।
ये बताना है। हाँ भी अंडरवर्ल्ड के लोग मिटा दूं ये। मिटा दूं? एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन पे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालते हुए अब यहां बीडी में साथ 25 भी आ जाएगा, 130। एब्जॉर्प्शन से सवाल कर रहा हूं तो कॉस्ट कन्वर्जन वाली यहां पर यूनिट कौन सी लिखूंगा? ये 19.8, इसलिए मैंने इसको अलग और उसको अलग बना लिया था। ये 19.8 17820 और इधर स्टार्टेड कंप्लीटेड के लिए ये 41.8 114323 तो एब्जॉर्प्शन के तहत कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स बन गई 1291050। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल तो यही रहेगा, कन्वर्जन में अब यहां पर 19.8 आ जाएगा, 52800,640। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बन गया 88,440। अच्छा, जो लोग बयान में आते हैं या बैठते हैं तो इस जुम्मे को करूंगा मैं इंशाल्लाह दुआ। टॉपिक दुआ। कुछ बच्चों की फरमाइश पे ही है। असल में बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था कि ये जो दुआ है ना, ये बहुत अनफेयर चीज है, ये नाइंसाफी वाली चीज है। और एक ने दुआ मांगी, वो जीत गया, जिसने दुआ नहीं मांगी वो हार गया है, तो नाइंसाफी वाली बात है। तो उस दिन पे मैंने सोचा था कि इस पे बात करता हूँ, तो दुआ पे करूंगा इंशाल्लाह। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस 41.8 10450। इसको नोट करें, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं।
सेल्स। अच्छा, मार्जिनल से मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं, एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन, ये होमवर्क है। मार्जिनल की मैं बना रहा हूं, एब्जॉर्प्शन और रिकंसिलिएशन ये होमवर्क है। और ये तो मैं ही कर रहा हूं ना, आपने तो ये भी दोबारा ही करना है। तो ये सवाल होमवर्क है पूरा। सेल्स कितनी? 32350 इंटू 80, 2588 000 लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स 300,000 का 80%। पिछले महीने की थोड़ी पर यूनिट कॉस्ट बताइए आपको, इसलिए मैंने 3 लाख रुपए बता दिए थे। पिछले महीने की तो कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाली, ये तो करंट मंथ की निकाली है। तो पिछले महीने की फिगर नहीं पता तो 6,000 को किससे मल्टीप्लाई करते, इसलिए 3 लाख रुपए बताए थे मैंने। और साथ ब्रैकेट में कहा था कि उसमें 20% फिक्स्ड पोर्शन है। तो मार्जिनल का सवाल कर रहे हैं तो 80% कर लें तो पीछे वेरिएबल रह जाएगा। हाँ, जब एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें 3 लाख ही लिखेंगे पूरा। 6,000 इंटू तो तब करे ना जब पिछले महीने की कॉस्ट पर यूनिट निकाली, वो तो नहीं निकाली। तो इसलिए 3 लाख रुपए ही को लिया और उसका फिक्स पोर्शन निकाल दिया इसमें से। कितना? 240,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मार्जिनल का कर रहा हूं सवाल। ये जो यहां मार्जिनल में निकाला था 11,72825। क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स पे हाँ फाइफो है, इसलिए इसी महीने वाला रेट लगाएंगे। ये है जून की पर यूनिट कॉस्ट, तो हाँ ये रेट लगाएंगे क्लोजिंग के ऊपर। ओपनिंग के लिए 6,000 से मल्टीप्लाई करते तो उसके लिए पिछले महीने की पर यूनिट कॉस्ट चाहिए थी, वो नहीं है, इसलिए 3 लाख रुपए के जरिए चले। लेकिन जो फाइफो मेथड है क्लोजिंग फिनिश गुड्स, उसकी तो यही पर यूनिट कॉस्ट है। जब एब्जॉर्प्शन का सवाल करेंगे तो ये लेंगे। तो 4,000 यूनिट्स इंटू 38.5, 154,000। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गई 125,8825, 1329,175। ये हो गया ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। इसमें से लेस वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि 2 हो गई, 2 आ गई। अब कौन कौन सी 2? एक तो एडमिन सेलिंग है, कितनी? 250 का 40%, 1 लाख। और एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को कौन सी वैल्यू दी थी? वेरिएबल ही दी थी ना, तो मतलब वो वेरिएबल है।
देखें मार्जिनल कॉस्टिंग में जो मैंने यहां पर, अब तो मिटा दिया, अब तो एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है। मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने ये जो कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस लिखा था 250 इंटू क्या किया था 38.5 लगाया था ना, यानी वेरिएबल चीज लगाई थी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसलिए वो भी यहां से लेस होगा। एबनॉर्मल गेन होता तो यहां ऐड हो जाता 9625। और एब्जॉर्प्शन वाले में एबनॉर्मल लॉस कहां आएगा जब एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे? नीचे, जीपी के नीचे, जी जीपी के नीचे, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडमिन सेलिंग वालों के साथ। तो नेट कंट्रीब्यूशन बन गया 1219550 और इसमें से माइनस फिक्स कॉस्ट्स क्या क्या है? कन्वर्जन फिक्स कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट, एक कन्वर्जन की फिक्स कॉस्ट है, कितनी कितनी? नहीं 3.3 नहीं भाई, वेरिएबल, ये तो एब्जॉर्प्शन में निकाला था 3.3, मार्जिनल में थोड़ी 3.3 कोई चीज है। मार्जिनल में तो टोटल एक्चुअल ही आएंगे, ये मार्जिनल के लिए तो नहीं है 3.3। जी क्या कह रहे हो? क्या क्या? तो मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट में फिक्स कॉस्ट तो आएंगी ना, कंट्रीब्यूशन के देखें, ये तो हमने प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर फिक्स को शामिल नहीं किया, वैसे तो है ना फिक्स, वो नीचे आएगा कंट्रीब्यूशन के। और एडमिन सेलिंग कितने? 1.5 लाख में से 2.5 लाख में से बाकी रह गए 150, तो नेट प्रॉफिट बन गया 969560। ये हो गया मार्जिनल, एब्जॉर्प्शन और रिकंसिलिएशन, ये आपने करना है। चलें आज जल्दी छोड़ देता हूँ, जय जी, अल्लाह हाफिज।